Just हमारे पास CCPM एंड 5 फोकसिंग स्टेप्स हैं इसके। द TOC यानी कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट इज बेस्ड ऑन 5 फोकसिंग स्टेप्स फॉर ग्लोबल सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि CCPM के जो स्टेप्स हैं ये ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई द सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है कि सिस्टम यानी कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक्चुअली एक सिस्टम ही डेवलप कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रेंट्स उसमें हर्डल्स क्या क्या आ सकती हैं, ताकि हम उसका जो है ना जल्दी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें पहले ही प्लानिंग के वक्त ही। डिसाइड हाउ टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, और जो कंस्ट्रेंट्स आएंगी उनको खत्म कैसे करना है। उसके बाद थर्ड वन है सबऑर्डिनेट्स एवरीथिंग एल्स टू द अबव डिसीजन। सबऑर्डिनेट करना है हर डिसीजन को, हर डिसीजन पे देखना है कि हमें क्या चीज़ कैसे मिल रही है। अगर हमें एक सीसी में यानी कि क्रिटिकल चेन में कोई सोल्यूशन मिल रहा है, अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सोल्यूशन हमें कौन सा मिल रहा है। उसके बाद एलिवेट द सिस्टम्स कॉन्स्टेंट्स, उसको एलिवेट करना है सिस्टम कॉन्स्टेंट्स को, यानी कि जो हर्डल्स हमारे पास आ रही हैं, हर्डल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो हर कॉन्स्टेंट के लिए, हर एक हर्डल के लिए हमने पहले से तैयार होना और स्टेप 1 से रिवाइज करना है, यानी कि आइडेंटिफाई से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड में CCPM इन प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि हम क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अचीव कर सकें। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एनी प्रोजेक्ट। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में जो है वो हम क्रिटिकल चेन की मेथड्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रूल्स ऑफ प्लानिंग। रूल्स ऑफ प्लानिंग इसलिए लिखा, अकेला प्लानिंग नहीं लिखा कि प्लानिंग तो किसी भी तरह की हो सकती है, प्लान कोई भी हो सकता है, लेकिन रूल्स ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है कि उसमें हमने मेन चीज़ पे क्या फोकस करना है। ये नहीं कि हम फोकस कर रहे हैं कि हमने इस दिन को कंप्लीट कर देना है और इस दिन को हमने प्रोजेक्ट दे देना है, इस टाइम को प्रोजेक्ट दे देना है, लेकिन उसका रूल हमने फॉलो करना है कि हमें एक्चुअल चाहिए क्या, जो यूजर ने हमसे डिमांड की थी कि हम वही अपने प्लान में शामिल कर रहे हैं बनाने के लिए। ये रूल्स ऑफ प्लानिंग में आ गया। उसके बाद एग्जीक्यूशन करनी है। द बेस्ट प्लानिंग जो हम बनाएंगे, प्लान बहुत तरह के होंगे, सारी इसमें टीम ज़ाहिर है इन्वॉल्व होगी, और उसके बाद जो बेस्ट प्लान बनेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फीचर्स ऑफ CCPM, क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फीचर्स अप्लाई करेंगे कि हमें किस किस तरह की हर्डल्स आएंगी, फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा, और व्हाट CCPM प्रोवाइड्स, हमें क्रिटिकल चेन मैनेजमेंट जो है वो कहाँ तक हेल्प कर सकेगा, उसमें कि कहाँ तक हमारी डिपेंडेंसीज को खत्म करने में हमारा साथ देगा। पिटफॉल्स एड्रेस्ड बाय CCPM, जो पिटफॉल्स आएंगे हमारे पास उनको हमने जांचना भी तो है। जैसे प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं कि बग फाइंड करना है, ऐसे ही हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपने प्रोजेक्ट के अंदर पिटफॉल्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्रिटिकल चेन के थ्रू। लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, CCPM की भी लिमिटेशंस हैं। हमें एक हद तक ये जो है अपना प्रोवाइड करने का मौका देगा कि हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम CCPM हमारे पास एक से ज़्यादा जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें से सबसे बेनिफिशियल सॉल्यूशन कौन-सा है, यानी कि हमारे पास टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारी जो है क्वालिटी भी जो है उसमें कोई फ़र्क ना आए, लो ना हो, और हमारा जो है हर्डल वो भी क्रॉस कर लें हम। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में टाइम एस्टीमेट इन प्रोजेक्ट। टाइम एस्टीमेट इन प्रोजेक्ट्स में बेस्ट एग्जांपल इसलिए हम ले रहे हैं टाइम एस्टिमेशन की कि जो प्रोजेक्ट में एक बेस्ट चीज़ है वो हमारे पास टाइम है, जिस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कॉस्ट और टाइम इक्वली। टाइम की एग्जांपल है इसमें एस्टिमेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज इन अ प्रोजेक्ट। पॉसिबिलिटीज कि हमारा कब तक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। इट इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी। ये इसलिए ज़रूरी है पहले से एस्टिमेशन करना कि अगर हमारे पास कोई चेंजिंग अनसर्टेनिटी आती है तो उसको देख सकें। हाउ सेफ्टी इन एस्टिमेट्स गेट्स वेस्टेड। एक्चुअली जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं वो हमारी सेफ्टी मार्जिन्स कहलाते हैं। होती तो वो सेफ्टी है, लेकिन उसकी वजह से हम बहुत कुछ वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मनी वेस्ट करते हैं, अगर प्रॉपर प्लान ना हुआ तो। उसमें 4 तरह की एग्जांपल्स आ रही हैं। मल्टीटास्किंग, मर्फीज लॉ, स्टूडेंट सिंड्रोम और पार्किंसंस लॉ। मल्टीटास्किंग में ये आया वर्किंग ऑन मोर देन वन टास्क ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम करना। पीपल जनरली बिलीव दैट मल्टीटास्किंग इज़ गुड एंड इट हेल्प्स देम टू शो सम प्रोग्रेस। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, कुछ कोलीग्स होते हैं या कोई मैनेजर ही होते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेंगे, डिफरेंट टास्क पे एक साथ काम करेंगे तो हमारा काम जो है वो जल्दी होगा और अच्छी प्रोग्रेस दिखाएगा। ईच प्रोजेक्ट वुड टेक लॉन्गर। इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर
जब हम जितना टाइम हमें स्विचिंग करने में लगता है ना, लॉट ऑफ टाइम कुड गेट वेस्टेड इन स्विचिंग बिटवीन द टास्क। एक टास्क आप कर रहे हो, दो सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसी तरह दो टास्क को एक साथ नहीं आप मैनेज कर सकते। ये हमारे लिए टाइम वेस्टेड होगा। ड्यू टू फ्रीक्वेंट इंटरप्शन द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट कुड बी लो। लो इस तरह हो सकती है हमारी, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमारी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि काम तो वही हो रहा है। मल्टीटास्किंग में ये है कि अगर हम दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़े हैं, यानी कि स्टूडेंट एज स्टूडेंट हम एग्जांपल लेंगे, तो एक जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसके जो कॉन्सेप्ट थे फौरन से हमने स्विच कर लिया दूसरे सब्जेक्ट पे, तो हमारा फर्स्ट जो है वो माइंड से स्किप हो जाएगा कि हमने पहले सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचा था। तो जाहिर है जिस तरह हम स्विचिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसी तरह हमारी जो क्वालिटी है वो लो हो जाती है, कि वो सिर्फ काम काम रह जाता है, उसका उसमें कोई अच्छी सी प्रोग्रेस नहीं होती। उसके बाद मॉर्फेज ला, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी कि अगर कहीं कुछ गलत है तो वो गलत जा रहा है। सम पॉपुलर मोटिवेशंस ऑफ मॉर्फेज ला इज लेफ्ट टू देमसेल्फ थिंग टेंड टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। कोई भी चीज जो है अगर हम उसको छोड़ देंगे वो बैड से वर्स की तरफ जाएगी, कभी भी बैड से गुड की तरफ नहीं जाएगी। थिंग्स गेट वर्स अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर में हमने देखा है कि अंडर प्रेशर बहुत कम लोग हैं, ओनली आई थिंक 2% लोग हैं जो अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि नॉर्मल ह्यूमन जो है वो अंडर प्रेशर हमेशा काम खराब ही करेगा। थिंग्स गेट वर्स, बैड टू वर्स ही होती जाएंगी, कभी भी गुड की तरफ नहीं जाएंगी। द अदर लाइन ऑलवेज मूव फास्टर। जो हमारे एक डेडलाइन है, जैसे जैसे डेडलाइन करीब आएगी, अगर काम हमारा ज्यादा पड़ा है और हमें लगेगा कि वो बहुत जल्दी से मूव कर रहा है टाइम, हमारे शायद हमने टाइम कम लिया था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने पीछे कितना टाइम वेस्ट किया है। द लाइट एट द एंड ऑफ टनल इज अनदर ट्रेन कमिंग इन। यानी कि हम टनल पे खड़े होके, पटरी पे खड़े होके ये नहीं सोच सकते कि जो दूर से लाइट नजर आ रही है वो हमें हमारा टाइम जो है वो पहुंचने तक का इशारा है कि हमारी मंजिल आ गई है, बल्कि वो एक अनदर ट्रेन है, यानी कि आगे से कोई अलग से कॉन्स्टेंट आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने लास्ट डे के लिए काम छोड़ा और लास्ट डे पे कोई ऐसी हर्डल आ जाए जिसके लिए हमें मजीद 10 दिन चाहिए, और वही 10 दिन हम पीछे वेस्ट करके आए हैं। ट्रैफिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाउ लेट यू आर। ट्रैफिक इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि आप कितना लेट हो रहे हैं। आप जितना लेट होते रहोगे आपको लगेगा कि ट्रैफिक ज्यादा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, दुनिया नॉर्मल चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट सेंडोरियम। स्टूडेंट सेंडोरियम जो है रेफर्स टू फिनोमेनन दैट मेनी पीपल विल स्टार्ट टू फुली अप्लाई देमसेल्फ टू अ टास्क जस्ट एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट बिफोर द एक्सपेक्ट कंप्लीशन टाइम। स्टूडेंट सेंडोरियम इसको इसलिए कहा गया कि जैसे स्टूडेंट का एक खासा होता है कि जो काम है हमने लास्ट टाइम पे करना है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई काम है वो हमने लास्ट टाइम पे करना है। तो जिस तरह अगर यही चीज आप अपने ऑफिशियल अपनी लाइफ में यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा नुकसान। हेलो। Continue your topic. Yes, ma'am. Student at the end of the project close to the same situation they started with, wishing they has more time as the new delayed date of the completion approach. ये जो हमारी लास्ट टाइम पे काम करने वाली जो है एक आदत है, वो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में तो बेयर की जा सकती है, लेकिन ऑफिशियल लाइफ में कभी भी बेयर नहीं की जा सकती। इसलिए इस तरह की जो कॉन्स्टेंट्स आती हैं उसको स्टूडेंट सेंडोरियम का नाम दिया गया है। कि एंड एट द एंड एक रात पहले आप ये सोचें कि काश मेरे पास ज्यादा टाइम होता और मैं इससे अच्छा परफॉर्म करता। ये स्टूडेंट सेंडोरियम में इसकी है। उसके बाद है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ हमें क्या कहता है, वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन।
जो काम है वो उसी तरह फैलता है जितना आपके पास टाइम हो। अगर आपको पता है कि आपका काम 5 दिन में हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम जो है वो 8 दिन का है, तो आपका काम जो है वो फैल जाएगा। आप कभी भी उसको 5 दिन में कंप्लीट करने की ट्राई नहीं करेंगे। पार्किंसंस लॉ डज़न्ट जस्ट अप्लाई टू प्रोडक्टिविटी बट आल्सो अप्लाइज टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। पार्किंसंस लॉ जो है वो हमारे ज़िंदगी के किसी भी जो है रूल पे या किसी भी तरह के एस्पेक्ट्स पे अप्लाई हो सकता है, नॉट ओनली जस्ट प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्टिविटी के जो काम है हमारी आईटी में। इसमें सम जनरलाइजेशंस ऑफ द लॉज आर पार्किंसंस लॉ हमें क्या कहता है, डाटा एक्सपेंड्स टू फिल द स्पेस अवेलेबल फॉर स्टोरेज। डाटा उसी तरह फैलता है जितनी आपके पास स्टोरेज हो। जितना स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स विल इंक्रीज टू मीट स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, अब जब हमने डाटा फैला लिया तो हमें जाहिर है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स भी तो बढ़ानी पड़ेंगी बाद में, जब हमारा डाटा एट द एंड रेड लाइन तक चला जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे डाटा और जो है स्टोरेज कैपेसिटी की दी गई है, लेकिन हमने, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको देख रहे हैं तो हमने प्रोजेक्ट और टाइम के साथ इसको लेना है कि हमारा प्रोजेक्ट का काम उतना ज़्यादा फैलता जाएगा जितना हमारे पास टाइम है। और अगर एट द एंड जाके हमें और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इसे बीट करना। एक्सपेंडिचर्स राइज टू मीट इनकम। जो अखराजात हैं वो भी उस लिहाज से बढ़ाए जाते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी है। हम प्रोजेक्ट में उतना ही पैसा लगाएंगे जितना हमारा एक्सपेंस है, जितना हमारे पास इनकम है। ये नहीं कि हम एक दफा अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें लेकिन वो किसी काम की ना हो। उसके बाद द स्मॉलर द फंक्शन द ग्रेटर द मैनेजमेंट। हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, कि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, फंक्शंस को स्मॉल कर लेंगे लेकिन अच्छी मैनेजमेंट कर लेंगे, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा बजट, बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा वर्क एक साथ करें और सबको खराब करें। उसके बाद हमारे पास समरी आ जाती है इस पूरी जो है प्रेजेंटेशन की। है ग्रेट डील ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू नॉलेज, इनोवेशन इज परसेप्शन। वो कहता है कि जो इनोवेशन है वो एक परसेप्शन है। किसी इंसान के दिमाग का परसेप्शन हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी है, वो न्यू नॉलेज नहीं है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस है एक बंदे की, कि वो कितना प्रैक्टिस करता है और वो काम को कितनी जल्दी करने लग गया है और वो किस किस तरीके से करने लग गया है। एक्चुअली ये इनोवेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस में आ जाता है। CCPM puts things together in an innovative way that could be beneficial to the practitioner. TOC applied in the field of project management and came up with critical chain approach. जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गोल्डर्ट एल्विया, उन्होंने ये नहीं किया कि कोई नई चीज इजाद कर दी फौरन से कि अच्छा ये क्रिटिकल चेन है, पहले टीओसी थी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट थी, तो फौरन से क्रिटिकल चेन आ गई। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को इतना प्रैक्टिस कर लिया कि उनको लगा कि कोई और तरीका होना चाहिए जो कंस्ट्रेंट्स को दूर कर सके, जो हर्डल्स को पार कर सके, तो वो क्रिटिकल चेन बन गया। एक्चुअली ये हम इसको इनोवेशन नहीं कह सकते, और इसको हम सिर्फ जस्ट अ प्रैक्टिस कह सकते हैं कि उन्होंने, उनकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग थी कि उनको एक नया तरीका मिल गया। एक इंसान को जब एक काम करना आ जाए, उसको काम करने के बहुत सारे तरीके पता चल जाते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? और इसके अलावा मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहले पहला रेफरेंस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द मैनेजेरियल प्रोसेस बुक है। इसके ऑथर का नाम है क्लिफर्ड एफ ग्रे और एरिक डब्ल्यू लार्सन। और उसके बाद डॉक्टर ग्रेडल की अपनी एक बुक है क्रिटिकल चेन के नाम से, उसमें से भी आपको मिल सकता है टॉपिक। और उसके अलावा रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर से क्रिटिकल चेन इन टेक्नोलॉजी या इन मैनेजमेंट, उसमें से थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। ज़्यादातर आपको ये बुक में से ही मिल जाएगी टाइम एस्टिमेशन की। थैंक यू मैम।